जो अपना ये सब्जेक्ट है इसका नाम है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, और यूनिट है इंट्रोडक्शन, ऑफ डिटेल एस्टिमेट एंड बिलिंग, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ वर्क, वैल्यूएशन। ये सारे जो चीजें हैं इसमें अपन ने अभी तक जो देखा है कि एस्टिमेशन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको करने की किस प्रकार की मेथडोलॉजी है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो पहले अपन ने देखा कि हमें एस्टिमेट के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्वांटिटी और रेट। तो क्वांटिटी जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वे, और जो हम रेट्स निकालते हैं उसको बोलते हैं रेट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ रेट्स। या फिलहाल के लिए हम जो अलग अलग प्रकार के रेट्स एनालिसिस हो चुके हैं गवर्नमेंट की, जैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हर आइटम के लिए रेट एनालिसिस तुरंत चालू कर देंगे और हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बनते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर 8 साल 10 साल या 5 साल के बाद में रेट रिवाइज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को पैसा अगर किसी को पे करना है किसी आइटम को एग्जीक्यूट करने का, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई से भी रेट अपन डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो उसको खुद का पैसा नहीं है, वो उसका पैसा है आम जनता का पैसा, जो कि हम टैक्स के थ्रू या सेस के थ्रू या अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम सरकार को पे करते हैं। तो जब हमारे पास किसी और का पैसा खर्च करने की हमारी जेब में रहता है तो हमें उसका पूरा हिसाब बना के देना पड़ता है। मेरा खुद का पैसा अगर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पैसे भी उसको उड़ाऊँ, लेकिन अगर मेरे पिताजी ने मेरे को दिया है कि बेटा ये 1000 रुपये रखो और इसको इस प्रकार से आपको खर्च करना है, तो बाद में जाके मुझे उनको हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने 500 रुपये का ये लिया, 200 रुपये का ये लिया, 350 रुपये का ये लिया, 50 रुपये का ये आइटम आया, पूरा हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं, मेरे पिताजी का है। इसी प्रकार से सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार का अपना नहीं होता है, वो हमेशा आम जनता का होता है। तो उन्हें अपना पूरा एक खर्चा अपने को जो भी जहाँ पर भी उनके एक्सपेंसेस है वो सब शो करने होते हैं। तो वहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? आपके एनालिसिस, सॉरी आपके रेट्स से। आपके रेट्स फिक्स होते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स में आपके, कि किसी आइटम को एग्जीक्यूट करने का क्या पैसा आप दोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा जान पहचान का ठेकेदार है तो उसको मैं 10,000 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से काम दे दूँ और कोई अननोन सा कोई आदमी तो 5,000 दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इनिशियली हम जो बने हुए रेट्स हैं, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, उनको हम अडॉप्ट करेंगे, बाद में फिर हम सीखेंगे कि रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हमारी थी जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तीसरा जो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन बेसिकली आपको ये गाइडलाइन होती है कि आप किस प्रकार से किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको जो भी आइटम एग्जीक्यूट करना है, जो भी आपको काम करना है, उसकी क्वालिटी आपको क्या रखनी है। जैसे कि आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है, तो कॉन्क्रीटिंग करने के लिए आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड क्या होगा, M25 होगा कि M30 होगा, M15 होगा, M10 होगा, जो भी है, तो वो आपको आपके स्पेसिफिकेशन में मिलते हैं। कॉन्क्रीटिंग करनी है, ये अपना काम हो गया। कॉन्क्रीटिंग की क्वांटिटी वर्कआउट करनी है, दैट इज कॉस्ट, अपना ये क्वांटिटी सर्वे में अपन उसको निकाल लेंगे। अब उसको जो रेट लगाने हैं वो रेट आप कैसे लगाओगे? आपको ये जब तक ये बताना पड़े कि आप किस क्वालिटी की कंक्रीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि M15 में सीमेंट का लेवल अलग होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट उनका रेशियो अलग होता है, इसकी क्वांटिटी अलग यूज होती है। इसी प्रकार से M35 पे जाओ, M50 पे चले जाओ, तो वहाँ पर आपका जो सीमेंट की जो क्वांटिटी आपको लगनी है, एग्रीगेट लगना है, उसमें एडमिक्सर्स भी लगने हैं, अलग अलग प्रकार के एडिटिव अपन यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं स्पेसिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिंग की अपन बात करें कि भैया मेरे को तो अपने घर में फ्लोरिंग करवानी है। अब सामने वाला आपसे सीधे सीधे ये पूछेगा, भैया ये बताओ पहले कि फ्लोरिंग तो करवानी है, ठीक है मान लिया मैं, इतने स्क्वायर मीटर फ्लोरिंग करानी वो भी ठीक है, लेकिन टाइल्स कौन सी यूज करोगे, सीमेंट कौन सी यूज करोगे, आपका एडिटिव कौन सा यूज होगा, व्हाइट सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो कौन सी क्वालिटी की, कौन सी कंपनी की आप सीमेंट यूज करोगे। तो ये सारी चीजें जो उसके डिटेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब फॉर्मली अगर अपन यहाँ देखें तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस गिव द नेचर, क्वालिटी एंड क्लास ऑफ वर्क। ठीक है, materials to be used in the various parts of work, quality of material, quantity की बात नहीं कर रहे, quality of material, their proportions, mode of preparation, workmanship,
डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड। आप अगर कंक्रीट अगर प्लेस कर रहे हो तो कंक्रीट प्लेस करने की आपकी टेक्निक क्या रहेगी, वो मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। अगर आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो एक्सकेवेशन करने का आपका मोड क्या रहेगा, मैनुअली करोगे कि मशीन के थ्रू करोगे, या जो भी आपको करना है। ठीक है, जेसीबी आप यूज करना चाहते हो या आपको बड़ा एक्सकेवेटर चाहिए, डिपेंड। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि रिइंफोर्समेंट करना, ठीक है, रिइंफोर्समेंट करना तो है, सरिया कौन खरीदेगा, पहली चीज है ना, कि उसको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा या कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में सरिये सरिया जो है आपको डायरेक्टली आप उसको प्लेस नहीं कर सकते आरसीसी में। आप क्या करोगे, उसको उसके शेप में, उसको उसके साइज में उसको शेप कट करोगे, उसको शेप में लेकर के आओगे, उसके बाद उसको प्लेस करोगे, उसको फिर बाइंड करोगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके स्पेसिफिकेशन में होती हैं कि कौन क्या काम करेगा, है ना, किस क्वालिटी का आपको स्टील चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग रेंज के स्टील आपको मिल सकते हैं। एक टाटा स्टील भी होता है और एक लोकल मेड स्टील भी होता है, जिनके रेट में कम से कम 10 रुपये पर केजी का अंतर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किस क्वालिटी का आपको स्टील वहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है जो आपको बताई जाती हैं वो कहलाती हैं स्पेसिफिकेशन। एक आम भाषा में अगर हम बात करें कि शर्ट लेने मेरे को जाना है, तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको 150-200 रुपये से लेकर के 2000-2500 तक के शर्ट आपको मिल जाते हैं। क्या फ़र्क होता है उसका, उनके स्पेसिफिकेशन में फ़र्क होता है, उनके ब्रांड में फ़र्क होता है, उसकी क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, उसके जो बटन लगते हैं उसकी क्वालिटी, जो धागा यूज़ हुआ उसकी क्वालिटी, आपका जो कपड़े का जो रंग है उसकी क्वालिटी, ये सब वेट, हाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो कि आपके आइटम को डिस्क्राइब करती हैं। तो अब ये सब चीज़ तो हो गई, तो ये सब चीज़ आपको मिलेंगी कहाँ से, कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए अपने देखो नीचे लिखा हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट। तो आपको चाहिए इसके लिए ड्राइंग, ठीक है, जैसे कि प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। आज की तारीख में जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो रेट्स आपको चाहिए होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर साल या हर महीने आपके रेट्स वगैरह सरकार चेंज करती रहे, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कमेटी, मतलब कम से कम 50-60-70 लोग बैठ करके उसको पूरा डिसाइड करते हैं, एक एक रेट को एनालाइज करके फिर वो कंपाइल करते हैं, सब कुछ होता है। शेड्यूल बनाने में ही कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था कर रखी है, अपन क्या करी है कि भाई आज से 5 साल पहले का रेट अगर मेरा ये है तो आज की तारीख में वो कितना होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एस्केलेशन। ये एस्केलेशन की भी प्रोसीजर है पूरा, इसको फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई के गाइडलाइंस आते हैं कि आपको किस मटेरियल पे कितना एस्केलेशन मिल सकता है। एस्केलेशन मतलब जो रेट वगैरह हाइक हो गई हैं तो उनको सेट ऑफ करने के लिए आपको अपने रेट इंक्रीज करना है। जैसे जब रेट एनालिसिस किया था उस टाइम पे सीमेंट का रेट था 250 रुपये, आज की तारीख में सीमेंट का रेट हो गया 300 रुपये। तो ये 50 रुपये का जो डिफरेंस आ गया है रेट में, तो उसके कारण से अभी कॉन्क्रीट की जो रेट है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। आपका सीमेंट से रिलेटेड हर आइटम के रेट आपके इंक्रीज होने चाहिए। तो वो कितने रेट किस प्रकार से इंक्रीज करना है, क्योंकि लेबर के भी रेट में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, पर डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब की रेट जो है उस कारण से आपका रेट एनालिसिस अफेक्ट करता है। तो इन सबको एक कंबाइन करके आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस अपनी दे रखी हैं कि किस प्रकार से आप किन चीज़ पे कितना परसेंटेज ऐड कर सकते हो। तो उसका पूरा एक प्रोसीजर रहता है, वो अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद फिर आप आज की तारीख के रेट आप निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए हम एस्केलेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि एस्केलेशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ होती है। बट पहले हम बेसिक चीज़ को समझें, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी रेट्स हैं वो आज की तारीख के एप्लीकेबल रेट्स हैं, इसलिए इसको हम अडॉप्ट कर लें। ठीक है, अब आपको एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए।
आपको नॉलेज कौन सा होना चाहिए, किस प्रकार का नॉलेज आपको चाहिए। तो अभी आदर्श अकेले तुम बचे हो, तो तुम्हें यस सर। बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि यहाँ पर आपको कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। आपने जो 10th तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वही आपको चाहिए। और स्पेशली आपका जो क्लास 9th और 10th में आप लोगों ने जो मेंसुरेशन वाले जो चैप्टर्स किए थे वो आप अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे कि सरफेस एरिया निकालते हैं अपन, वॉल्यूम निकालते हैं अपन, ठीक है ना। क्योंकि आप जो भी क्वांटिटी आप वर्कआउट करते हो बेसिकली क्या में करते हो, एरिया यूनिट्स में करते हो या वॉल्यूम यूनिट्स में करते हो या लीनियर मेथड में करते हो या वेट में करते हो। तो वो आपके कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कैसे अपन निकालते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें एक कॉलम, ठीक है, कॉलम हमारा 3 मीटर हाइट का है, उसका क्रॉस सेक्शन हमारा है 500 बाय 200 mm का। तो जो कंक्रीट इसमें लगेगी हमें, उसका हम क्वांटिटी कैसे निकालें। तो कंक्रीट की क्वांटिटी वर्कआउट करते हैं हम क्यूबिक मीटर में यानी क्यूबिक यूनिट्स में। तो पहले जो आपका क्रॉस सेक्शन जो है 200 mm बाय 500 mm, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, दैट इज 0.5 इंटू 0.2। और फिर उसकी जो हाइट है 3 मीटर है, ठीक है। तो 0.5 अगर जो हमारा कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा आपका, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए आपकी 3 मीटर, और क्रॉस सेक्शन आपका है 0.5 बाय 0.2। तो इसमें टोटल आपको जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लगने वाली है उसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। अब जो आपका कॉलम है वो बेसिकली एक क्यूबॉइड के शेप में है। तो क्यूबॉइड का हम जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एच देन इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो 0.5 इंटू 0.2 इंटू 3, अगर हम इतना कर देंगे तो हमको क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट मिल जाएगी, ठीक है ना। बस इसी प्रकार का छोटा मोटा मैथमेटिक्स हमको यहाँ पर लगता है, इससे ज़्यादा हमको कोई यूज नहीं आता है। जब थोड़ा सा अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो हायर लेवल आपका यूज होता है, बट अभी फिलहाल के लिए और आपको अगले 5 साल के लिए तो कम से कम कोई हाई उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मैंसुरेशन करते अच्छे से आना चाहिए, है ना। क्वांटिटी आपको वर्कआउट करनी है तो आपको ये सब आना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये जो आप क्वांटिटी वर्कआउट करोगे ये आप कहाँ से करोगे, आपको मिलेंगी ड्राइंग, ठीक है। अब जो ड्राइंग्स आपको मिलेंगी तो आपको ड्राइंग पढ़ते आना चाहिए। ड्राइंग अगर आपको पढ़ते नहीं आती है तो आपके लिए फिर बहुत दुखदायी स्थिति हो सकती है। इसलिए आपको ड्राइंग्स की अच्छे तरीके से पढ़ाई करते आना चाहिए, उसको समझते आना चाहिए, और आपको उस ड्राइंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आपको एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। So if the drawings are not clear and without complete dimensions, the preparation of estimation becomes very difficult. So it is very essential before preparing an estimate. तीसरी चीज जो हमने अभी देखी स्पेसिफिकेशन, तो आपको ये पूरा आपको अच्छे से आपके पास होना चाहिए ताकि आप पहले चीज को समझ सकें कि किस क्वालिटी का आपको वर्क चाहिए, और उस क्वालिटी के हिसाब से आप इसमें क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे और उसका रेट एप्लीकेबल करेंगे। ये अपना आ गया फिर रेट। तो रेट्स अपने 2 प्रकार के होते हैं, जैसे बताया था आपको मैंने, एडॉप्टेड होता है और एनालाइज होता है। तो एडॉप्टेड रेट जो अपने रहते हैं वो हम जो प्रिपेयर्ड रेट्स हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट बॉडी के हों या कुछ बड़ी कंपनीज जो रहती हैं, वो लोग अपने एसआर बना के रखती हैं। उनको पता है कि कोई बंदा मेरे पास अगर आएगा काम करने के लिए तो वो मेरे शर्तों पे काम करेगा। अगर उसको करना हो तो करे, नहीं करे तो ना करे, मेरे पास 50 ठेकेदार और अवेलेबल। तो वो कंपनी इस प्रकार की जो अच्छी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, वो अपने रेट्स वगैरह डिसाइड करके रखती हैं पहले से, छोटे मोटे कामों के लिए या जो रेगुलर काम होते हैं उनके लिए। हाँ, उनके अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं तो फिर वहाँ पर उनको नए सिरे से नए प्रकार से
अपने उस प्रोजेक्ट के लिए रेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अपना होता है एनालिसिस। तो ये रेट बनाने वाली जो बात है वो यहीं से आती है, रेट एनालिसिस से। तो अभी तक जो हमने देखा उसका सार क्या रहा कि हमें अगर एस्टिमेशन अगर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमें आनी चाहिए क्वांटिटी सर्वे, यानी टेकिंग आउट क्वांटिटी। So in the first step of taking out quantities, the measurements are taken off from the drawings and entered on measurement sheet or dimension paper. अब आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन तो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। तो उसके लिए एक अपन एक फॉर्मेट तय कर लेते हैं कि इस प्रकार के फॉर्मेट में ही अपन काम करेंगे, क्योंकि जनरली यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। एक उसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, बट जो भाषा सबके समझ में आती है हमको उसी भाषा में काम करना चाहिए ताकि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, हम सबको समझा सकें। तो इसी प्रकार से एक फॉर्मेट हम यूज करेंगे जो कि सब जगह सेम तरीके से चलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस 90% वही फॉर्मेट आपको हर जगह यूज करना रहता है। द मेजरमेंट्स टू बी टेकन आउट वुड डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैं चर्चा कर चुके इसके बारे में। द क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट टाइप। ये इसमें एक मैंने टिप दी है, अपन इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि वो पूरी जो क्वांटिटीज हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग से निकाल निकाल के नोट करते गए, कैलकुलेट करते चले गए, करते गए करते गए करते गए, और जब हमारा पूरे क्वांटिटीज हमने वर्कआउट कर ली तो फिर अब हम उसकी समरी बनाते हैं। उस समरी को हम यहाँ बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कड आउट फॉर द क्वांटिटी दैट ऑलरेडी कंप्यूटेड इन डिटेल इन मेजरमेंट बुक, or the rates are adopted from suitable SOR or as may be applicable. The cost is worked out in the prescribed form known as abstract of estimated form. अब इसमें क्या है कि जैसे आपने M25 कंक्रीट आप जब एस्टिमेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी बिल्डिंग के M25 कंक्रीट को आपने एक जगह पूरा कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी आपके साथ जो ड्राइंग आपके सामने आती जा रही है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। M25 का कॉलम आ गया, उसका फिर कुछ और आइटम आ गया, फिर आपका स्लैब आ गया, फिर कुछ और आइटम आ गया, फिर आपका बीम आ गई, फिर कुछ और आइटम आ गया, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी क्वांटिटीज को, जो भी हमारे M25 की क्वांटिटीज हैं, उनको हम एक जगह लाके समराइज कर लें, रेफरेंस दे करके कि पेज नंबर 100 एंड 100 से हमने ये उठाई क्वांटिटी, पेज नंबर 2 से ये उठाई, पेज नंबर 3 से ये उठाई, और ऐसे करके हम एक जगह लेकर के आएंगे। तो टोटल M25 कंक्रीट कितनी लगनी है वो हमारे पास निकल आएगी, एक समरी शीट टाइप की बन जाती है। और फिर उसका उसके अंदर हम रेट अप्लाई करेंगे, तो उसका अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि हम मेजरमेंट के दौरान ही उसमें अगर बार बार रेट मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है और आपकी इफिशियंसी भी कम हो जाती है। क्योंकि बार बार आपको ब्रिक वर्क आ गया, फिर प्लास्टर आ गया, फिर पेंट आ गया, फिर कंक्रीट आ गया, फिर रिइंफोर्समेंट वर्क आ गया, फॉर्म वर्क आ गया, फिर कंक्रीट आ गया, ये सब चलता रहेगा आपका। तो रिपीटेडली बार 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 वो ऐसा नहीं कर पाओगे कि हर बार उस पर रेट लगा लगा के अमाउंट निकालते जाओ। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं, उसका कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, उसका फिर समरी बनाते हैं। उस समरी में फिर हम रेट लगा करके उसका एक अमाउंट निकालते हैं जो कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेट आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। ऑल कैलकुलेशन डन इन बोथ स्टेजेस and every entry transferred should be checked by another person to ensure that no mathematical or copying error occur. ये हमें just to cross check, जनरली हम लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले जूनियर लेवल के बंदे ने पूरा काम किया, उसका फिर उसका सीनियर उसको पूरा क्रॉस चेक करता है और फिर उसको अप्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे दे देता है। तो ये इसके फॉर्मेट्स हैं मेजरमेंट बुक के और इसके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अभी इसके नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की पूरी कहानी समझेंगे और इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है।